बताया था कि उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आइसोटॉप हम कितने का यूज करते हैं, तो ये चीज आपको बताई थी, है ना। तो आइसोटॉप के लिए कोई भी लॉ एप्लीकेबल नहीं है, लिमिटेशन है। सेकंड चेक करो, इसमें तीन एलिमेंट्स है ना, हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन। अगर तीन एलिमेंट्स हैं तो उनके लिए एक लॉ है जिसे कहते हैं रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस लिख लो। अभी आई थिंक कट गया एनसीईआरटी में से। बस आप एलिमेंट है, जैसे इसमें हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और सल्फर है, तो इनमें दोनों लॉ लगते हैं, डेफिनेट भी और मल्टीपल भी। कैसे? SO रो मिलके SO2 बनाते हैं, इसमें अब सल्फर और ऑक्सीजन का रेशो निकाल दो बाय वेट। HO से मिलता है और HS से मिलता है, एक H2O बनता है, एक H2S बनता है। इसमें H फिक्स रख के फिर से सल्फर और O का रेशो निकाल दो, इसे कहते हैं इनडायरेक्ट रेशो। इसे कहते हैं डायरेक्ट रेशो। डायरेक्ट रेशो का मतलब है जब दो एलिमेंट डायरेक्टली आपस में कंबाइन करते हैं, उनके वेट की रेशो। इनडायरेक्ट का मतलब है जब वो दो अलग अलग एक ही एलिमेंट के फिक्स वेट के साथ कंबाइन करते हैं, उसे कहते हैं इनडायरेक्ट रेशो। ये दोनों रेशो या तो सेम होंगी या सिंपल होल नंबर मल्टीपल। ठीक है, इसे कहते हैं रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। टू एलिमेंट्स डायरेक्टली कंबाइन विद ईच अदर, इनडायरेक्टली कंबाइन विद ईच अदर। इनडायरेक्टली का मतलब कंबाइन विद फिक्स्ड वेट ऑफ थर्ड एलिमेंट। वो रेशो, दोनों रेशो आपस में निकाल के दिखानी होती है, ये क्या आती है? सिंपल होल नंबर मल्टीपल आती है। ठीक है, हमें कैसे पता चल जाएगा? लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि एनसीईआरटी में से कट गया। तीन एलिमेंट से पता चल जाएगा। अभी अगर कहीं क्वेश्चन में आपके कंपाउंड्स देख के आपको पता चले भी तीन अलग अलग तरह के एलिमेंट है, एक H है, एक O है, एक S है, तो बस आइडिया लग गया भी और तो कोई है नहीं। कौन सा है? रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। तो आप इसी से आइडिया लगा लेना। ठीक है, जैसे इसमें सल्फर और ऑक्सीजन का कोई वेट बताओ। सल्फर एक मोल का कितने ग्राम लिख दूं? ऑक्सीजन 2 मोल का 32। तो ये रेशो तो आ गई बेटा 1:1। अगर ये आप प्रूव कर दो 1:2 या 1:1 या कुछ ऐसा सिंपल, तो रेसिप्रोकल प्रूव हो जाएगा। यहाँ लेकिन मल्टीपल प्रोपोर्शन लगेगा। कैसे? जैसे मल्टीपल में करते थे भी, एक का वेट फिक्स कर दो, जैसे 2:16 है, ये 2:32 है, तो दो तो फिक्स हो गया, एक का वेट फिक्स हो गया सेम एलिमेंट का। दूसरे का जो रेशो है वो देख लो, 16:32, ये क्या है? 1 रेशो। तो आपस में सिंपल होल नंबर मल्टीपल रेशो अगर आती हैं, फ्रैक्शन नहीं आता, 2:1। चलो S/O, यहाँ आना चाहिए था 32, यहाँ आना चाहिए था 16, है ना। 2:1। तो अगर ये आपस में सिंपल होल नंबर रेशो आती हैं तो हम कहते हैं रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन लगेगा। ठीक है, हो जाएगा। कर लोगे बेटे? अब इसमें देखो, प्रूव करके देखते हैं। पहले तो कहता H2S में हाइड्रोजन कितने परसेंट है, तो ये H2S है। H2S में बोला ना उसमें, इसमें हाइड्रोजन कितने परसेंट है? 5.8। तो बाकी 100 माइनस 5.8 क्या रह गया? सल्फर रह गया। इसमें वाटर में H और O देख लो कितना कितना है। H कितना है? 11.11। तो बाकी ये रह गया 100 माइनस। अब H को सेम कर देना, सेम कितना? 1 कर लो। अगर ये 1 हो जाएगा तो ये करो माइनस, कितना आता है? 89 पॉइंट
88 या 89? 88.9 डिवाइड 11.11, ये आ जाएगा 1, इधर आ गया 94.2 डिवाइड 5.8। ये वाली रेशो आपस में लेनी है इनडायरेक्ट। यहां से डायरेक्ट रेशो देखो कितनी दी है एस और ओ की, कितने परसेंट है सल्फर 50, तो 50-50 है। सल्फर और ओ की डायरेक्ट रेशो कितनी है 50-50, ये तो 1:1 है। इनडायरेक्ट रेशो यहां से रख लेते हैं। इनडायरेक्ट में सल्फर ये आ गया 94.2 डिवाइड 5.8, इधर कितना आ गया 88.9 डिवाइड 11.11, ये अप्रोक्सीमेट 8 आ जाएगा, तो ये अप्रोक्सीमेट 16 आ जाएगा। चेक करके देखना, 6 × 6 96 है ना, तो ये 6 आ जाएगा। कितना आ गया काट के 2:1, तो ये 1:1 है, ये 2:1 है। हम कहेंगे रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन एप्लीकेबल। कर लोगे बेटा, हो जाएगा। ट्राई करके देख लो, 5.8 × 16 ऑलमोस्ट सेम सही आएगा आपका। हमें बस इतने से ही आइडिया हो जाएगा कि अगर 3 तरह के एलिमेंट हैं तो वो लॉ ऑफ कांस्टेंट नहीं हो सकता, लॉ ऑफ मल्टीपल नहीं हो सकता, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास नहीं हो सकता। 3 एलिमेंट वाला एक ही लॉ है, कौन सा? रेसिप्रोकल। बस इसी से हमें तो आइडिया लग जाएगा अगर हमारा क्वेश्चन आता है। ठीक है, आगे मोल कंसेप्ट वाले टॉपिक में चेक करो 10 तक कौन सा संबंध है, 4 से लेके 10 तक कोई डाउट है? ये नोट कर लो एक बार बेटा। आगे मुझे 10 तक बता दो, कोई डाउट है तो। ऐसे नहीं, मुझे डाउट बताओ। 10th और कोई है बेटा इससे पहले? और कोई है? हाँ, अब एक बार 10th में पढ़ लें फिर पूछना क्या है। नंबर ऑफ एटम्स इन 1.4 ग्राम नाइट्रोजन गैस। हाँ, अब बताओ। ये आपको क्लास में दोबारा से बता देता हूँ। ओ का एक एग्जांपल बताया था, भी ओ हो, O2 हो या O3 हो, अगर एटम्स है तो सेम है। एटम्स में फर्क नहीं पड़ता, एटम के लिए आपको एटॉमिक वेट से ही डिवाइड करना रहता है। ठीक है, तो ये फिर से माइंड में बिठा लो, क्योंकि ये कंफ्यूज करती है बात, इसलिए आपको स्पेशली बताया। क्यों है? क्योंकि अगर आप N2 के मॉलिक्यूल निकाल लोगे तो एटम के लिए फिर से इंटू 2 करना पड़ेगा, तो वो तो एक ही बात है, पहले 28 से डिवाइड किया इंटू 2 कर दिया, पहले ही 14 से डिवाइड कर दो। इट मीन जब आपको एटम निकालने हैं तो आप एटॉमिक वेट से डिवाइड करो, लिखा क्या है फर्क नहीं पड़ता, O है, O2 है या O3 है। ठीक है, फिर से इंपॉर्टेंट लिख लो, सेम देयर आर सेम नंबर ऑफ एटम्स, देयर आर सेम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, same number of oxygen atoms in 10 gram each of, there are same number of oxygen atoms in 10 gram each of O, 10 gram each of O, O2 और O3। ठीक है, ये ट्रू स्टेटमेंट माना जाएगा सर्टेन रीजन में। क्लियर? तो याद रखना, सेम नंबर ऑफ एटम्स इन 10 ग्राम ऑफ N या N2, सेम नंबर ऑफ P एटम इन 10 ग्राम P या P4, सेम नंबर ऑफ एटम इन 10 ग्राम S या S8, डजंट मैटर। ठीक है, 14 तक चेक करो बेटा, कोई और है? ट्वेंटी तक? ट्वेंटी तक कोई संबंध है? 25 तक?
2 ग्राम आइन इज 2 मोल, ग्राम एटम, ग्राम आइन, ग्राम मॉलिक्यूल, है ना। ये किसका नाम है? मोल का। नेक्स्ट देखना 30 तक। नहीं है कोई 30 तक? 35 तक, 40, 45, 44 कर रहे हैं। उससे पहले कोई है? 30, 38, 38 एंड 41। 38 करो पहले, ट्राई करो 38। 38 इज डब्ल्यू ग्राम में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कितने बनेंगे। तो पहले तो डब्ल्यू ग्राम में एटम्स कितने बनेंगे वो निकालते हैं। एटम्स डब्ल्यू ग्राम में कितने बनेंगे डिवाइड मोलर वेट। मोलर वेट इसका एटॉमिक वेट दिया, कहीं चेक करना। ए, इतने एटम बन गए। लेकिन ये एग्जिस्ट कैसे करता है? ट्राइएटॉमिक है। ट्राइएटॉमिक का मतलब तीन तीन एटम मिलके एक मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो फिर जितने एटम हैं उसके वन थर्ड क्या बनेंगे? मॉलिक्यूल। तो गैस फेज में क्या एग्जिस्ट करते हैं? मॉलिक्यूल्स। वन थर्ड बन जाएंगे जितने भी आपके एटम्स। ठीक है, चेक करो। मान लो एटम आपके 30 आ गए, लेकिन वो एग्जिस्ट कैसे कर रहे हैं? तीन तीन जुड़ के ट्राइमर बन के। तो फिर जो अलग अलग तीन तीन के ट्राइमर मिलेंगे वो तो 10 ही मिलेंगे ना, है ना। एटम तो 30 ही है। ठीक है, तो वैसे हो गया कि जितने भी एटम आपके आगे एटॉमिक वेट से डिवाइड करके क्या बन जाते हैं? ये तो मोल्स बन गया ना। मोल्स ही पूछे उसने। मोल्स बन गए। ये मोल एटम्स बन गए, मोल्स ऑफ एटम। ये मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल बन गए। ठीक है, कर लो भाई। अगर यहाँ मोल वर्ड यूज किया इसने, नंबर ऑफ मोल्स यूज किया। अगर नंबर ऑफ मोल ना यूज किया होता, अकेले एटम होता तो इंटू एवोगाड्रो कर देते, है ना। मोल्स के एटम कैसे बनते हैं? इंटू एवोगाड्रो, इंटू एवोगाड्रो। क्लियर है? तो मोल को भी अंडरलाइन कर लो। मोल भी पूछा हुआ है इसलिए हम एवोगाड्रो नहीं ले रहे। कर लोगे बेटा? अब इसे वैसे सोचते हैं, अगर वो कहता कि 32 ग्राम में ऑक्सीजन गैस के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, तो एक ही बनता ना, है ना। लेकिन अगर एटम के मोल बनाते तो 32/16, 2 मोल बन जाते हैं। 2 मोल एटम ओ के बन गए थे, लेकिन वो टू वाले कितने बन जाते? एक, क्योंकि दो दो का पेयर बन जाएगा, है ना। तो ऐसे हो। कर लोगे? 41 पढ़ लो। सिंपलेस्ट फॉर्मूला का मतलब एम्पिरिकल। तो निकालो इसके एम्पिरिकल। परसेंटेज दी है, एटॉमिक वेट दिया है। कैसे लिखते हैं हम? पहले लिखते हैं परसेंटेज, फिर लिखते हैं मोल्स, फिर लिखते हैं रिलेटिव मोल्स। अगर जरूरत पड़ेगी तो होल नंबर बनाएंगे, है ना। याद है ऐसे? परसेंटेज एक्स का कितना है? 50। तो वाई का भी कितना आ गया? 50। मोल्स के लिए 50 को एक्स का एटॉमिक वेट 10 दिया है, इसे 20 दिया है। ये बन गए 5, ये बन गए 2.5। रिलेटिव मोल किससे डिवाइड करते होते हैं? मिनिमम से। मिनिमम से डिवाइड किया 5/2.5, 2.5/2। ये 1 आ गया, ये कितने आ गए? 2। ठीक है, चेक करो। आ रहा है आंसर? X2Y, बी आंसर आ रहा है। ठीक है, आगे देखो। 44 कर रहे हैं पहले। 44 पढ़ो। 71% क्लोरीन बाय वेट है, वेपर डेंसिटी 50 है,
एटॉमिक वेट ऑफ मेटल इज, कोई बताएगा कैसे होगा? तो पहले मोलर मास निकाल लें। मोलर मास कितना आ गया? 2 इंटू, ये याद है बेटा, स्टेटसोमीटर में काफी यूज किया था हमने। ठीक है, वेपर डेंसिटी रेशो, रिलेटिव रेशो होती है डेंसिटी ऑफ गैस टू डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। सिमिलर कंडीशन पे हमने इक्वल वॉल्यूम के लिए वॉल्यूम काट के डेंसिटी को लिख लिया था एम वाई वी कट गया था, एम वाई एम आ गया था। और मोलर मास हाइड्रोजन का कितना रहता है? 2। इसलिए हमेशा वेपर डेंसिटी कैसे निकलती है? मोलर मास बाय 2, या मोलर मास कैसे निकलता है? 2 इंटू वेपर डेंसिटी। ठीक है, कितना आ गया? 2 इंटू 50। पहले तो मोलर मास आ गया। 100 में से 71% क्या है? क्लोरीन है। आगे बताओ भी कैसे करें? 29% मेटल और क्लोरीन। क्लोरीन है 71, तो ये कितना आ गया? 100 माइनस 70, कितना? 29। आगे बस इतना ही आ गया आंसर, क्योंकि 71 100 में से 71 क्लोरीन है। अगर 71 क्लोरीन है तो हो सकता है 2 एटम क्लोरीन के हों, MCl2 बना हो, क्योंकि होल नंबर ही होगा हमेशा, है ना। तो हम ऐसे आइडिया लगाएंगे भी अगर 71 है तो हो सकता है 2 क्लोरीन हो, 35.5 इंटू 2, इट मीन एक मेटल होगा। एक मेटल का फिर एटॉमिक वेट सीधा सीधे रह गया। 100 में से 71 ये है तो 29 ये, इट मीन इसका एटॉमिक वेट भी कितना होगा? 29। कर लोगे? आगे देखो। 46। लिमिटिंग रिएजेंट लग रहा है मुझे, चेक करो क्या लिमिटिंग रिएजेंट आ रहा है। H2S के तो 2 मोल्स हैं, क्या SO2 के मोल्स बता सकते हो कितने हैं? हाफ कैसे आ गए? 11.2 लीटर STP डिवाइड 22.4 लिखो। हमारे पास मोल्स पता है, तो लिमिटिंग रीजन का अगर दोनों ही मोल्स पता तो सीधा ट्रिक भी है, डिवाइड बाय कोफिशिएंट वो वाला लगा ले। अगर हम मोल्स पता ही हैं फिर तो हम डिवाइड बाय कोफिशिएंट वाला ट्रिक भी चल जाएगा। दो तरह हम निकालते हैं, या तो दोनों से प्रोडक्ट बना के देखते हैं किससे कम बनता है, या फिर अगर मोल पता है दोनों के तो डिवाइड बाय कोफिशिएंट कर देते हैं, जो मिनिमम है वो क्या आता है? लिमिटिंग रेंज। तो अब SO2 के मोल्स 11.2 लीटर एट STP, तो मैंने इसके मोल बना लिए डिवाइड 22.4, मोल कितने का आ गए? हाफ आ गए। इसके मोल गिवन ही है, कितने हैं? 2। चेक करो, मोल्स गिवन है। कोफिशिएंट वाला फॉर्मूला लगा लें, डिवाइड बाय कोफिशिएंट, हाफ 0.5 डिवाइड 1, 2 डिवाइड 2, कौन सा कम है? लीस्ट जो है वो क्या होगा? लिमिटिंग। ठीक है, अगर मोल्स पता फिर तो सीधा ही ट्रिक चल जाएगा। कर लो। दूसरा क्या था इसके? 0.5 से सल्फर देख लो कितने बनेंगे? 1 से 3 बनते हैं, 0.5 से 1.5 बनेंगे। इसके 2 से 3 बनते हैं तो 2 से 3 ही बनेंगे। तो SO2 से तो सल्फर बनता है 1.5, H2S से बनते हैं 3, 1.5 कम है। कम वाला क्या होता है? लिमिटिंग रेंज। तो ये लिमिटिंग रेंज है, तो 1.5 बनने चाहिए सल्फर। ठीक है, तो SO2 इज लिमिटिंग रेजेंट। SO2 से हम रेशो ले लेते हैं, नंबर ऑफ मोल। स्टोक्योमेट्री क्या है? सल्फर की 1:3 है, 3 इंटू सल्फर डाइऑक्साइड इज इक्वल टू 1 इंटू सल्फर। सल्फर के कितने दे रखे हैं? पॉइंट। ऐसे ही होता है बेटा, जो गलत लिख दिया मैंने। इसमें देखना, सल्फर डाइऑक्साइड के निकालने हैं, दिए हुए हैं, इसके निकालने हैं। ये कितने दे रखे हैं? 0.5, तो ये निकल जाएंगे 1 पॉइंट। ठीक है, चेक करो स्टोक्योमेट्री के क्वेश्चन में
अगर दोनों रेक्टल दिए रहते हैं तो हमें खुद सोचना पड़ता है भी सीधा क्वेश्चन नहीं करना, पहले ढूंढना पड़ेगा लिमिटिंग रीजन। आगे करें, 49 तक बताओ। 47, 49, 47 कर रहा हूं पहले। 47 नोट करो, रीड करो 47। तो हैंडल्स करो, मुझे इक्वेशन लिखवाओ है, कौन सी क्या बनेगी। 2H3PO4 प्लस 3MgOH4 ट्वाइस मैग्नीशियम फॉस्फेट। ऐसे बना लेंगे, कभी फॉर्मूला ना आए तो वैलेंसी से क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप यूज कर सकते हो, है ना। प्लस 6H। चेक करो, भी बैलेंस करना है। हमेशा एसिड बेस का न्यूट्रलाइजेशन होता है, एक तो वाटर बनता है, एक सॉल्ट बनता है। सॉल्ट आप खुद बनाओगे भी, मैग्नीशियम उठा लिया 2 पॉजिटिव, फॉस्फेट उठा लिया 3 नेगेटिव, तो सॉल्ट का फॉर्मूला खुद बनाओ। जब ये बन जाएगा उसके बेस पे बैलेंस किया है, 3 मैग्नीशियम 3 ये ले लिए, 2 फॉस्फेट 2 ये ले लिए, तो उसके बेस पे बैलेंस कर लेना। अब ये इक्वेशन है। अब इसे दोबारा से पढ़ के चेक करो, क्या आप कर पाओगे, हो जाएगा। ठीक है, बस बैलेंस करना था। आंसर गलत है। आ रहा है, क्या आ रहा है बेटा आंसर। सी ऑप्शन। नंबर ऑफ मोल का इन दोनों का रेशो है, ठीक है, इन दोनों का रेशो ले रहे हैं। मोल ऑफ H3PO4 डिवाइड मोल ऑफ MgOH4 ट्वाइस, कितना आएगा रेशो, 2/3 आएगा। 3 टाइम मोल ऑफ H3PO4 इज इक्वल टू 2 टाइम मोल ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसमें वैल्यू भर लो। वेट बाय 98 चेक करो, इसका वेट बाय कितना आ रहा है, 58। इनमें से एक वेट आपको दिया है, ये निकालना है, ये दिया हुआ है कितना, सोल्व करो। चेक कर लो बेटा, दोबारा से कैलकुलेट कर लो अगर आ रहा है तो। आगे देखो, 55 तक चेक कर लो। 49 एंड 52, 49 कर रहे हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स कितने हैं, H2O5 है। ऐसे बना होगा, ठीक है। एक्स का वेट पता है, आई थिंक ओ का भी पता है, तो मैं वेट चेक करो, ओ का वेट निकाल लोगे। वेट ऑफ ऑक्सीजन इज, ऑक्साइड का वेट 3.6769 माइनस किसका वेट, एक्स का 2.0769, 1.6। तो ये हमारा 1.6 ग्राम है, ये कितना है 2.0769। जनरली हमें इनमें से एक निकालना होता था, अब ये दोनों दे दिए तो ठीक है, फिर एटॉमिक वेट पूछेगा और क्या, रेशो तो वही लगेगी, है ना। तो स्टोइकोमेट्री का फॉर्मूला लगा, नंबर ऑफ मोल एक्स के डिवाइड नंबर ऑफ मोल O2 के कितने हैं, 2 डिवाइड 2.5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2.5 इंटू नंबर ऑफ मोल कैसे बनेंगे, वेट डिवाइड मोलर मास। 2 इंटू नंबर ऑफ मोल कैसे बनेंगे, वेट डिवाइड मोलर मास, है ना। जनरली स्टोइकोमेट्री में से एक्स एक चीज हमें निकालनी पड़ती थी भी, इतने ग्राम कितने से रिएक्ट करेगा, इसका उल्टा बना दिया भी, ये दे दिया भी इतना इतने से रिएक्ट करेगा, तो ठीक है, एक चीज अननोन होनी चाहिए, एक का मोलर मास नहीं पता, फॉर्मूला तो वही है। तो इन दोनों में से एक का मोलर मास पता है, एक का नहीं पता। वेट दोनों को पता है, एक्स का भी पता है, वो का भी पता है।
मोल्स निकालने फिर यही रख लो, अगर x के मोल्स निकालने फिर तो यही रख लो, मोल निकालने या एटॉमिक वेट फिर तो यहीं से चल जाएगा। 2.5 टाइम x इज इक्वल टू 2 टाइम O2। ठीक है, चेक करो। एक साइड पे डाल O2 का मोल्स बना लो 1.6 डिवाइड 32, है ना। तो यहाँ मोल्स कैसे बनेंगे, 1.6 डिवाइड 32 NX इंटू 2.5, NX निकाल लो, और इजी है। अगर एक के मोल्स ही निकालने हैं तो और इजी है, मोल्स ही रख लो, फिर कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है ना। कर लोगे, चेक करो। मीन्स आपको हमेशा फॉर्मूला लिख लेना है, अपने आप हिंट मिल जाएगा, क्योंकि स्टोइकोमेट्री का फॉर्मूला एक ही है, रेशो ली, मोल्स की रेशो लिख ली, उससे हिंट अपने आप मिल जाएगा कि पूछा गया यार है, दिया क्या है ना। अपने आप जो अननोन होगा पता चल जाएगा। क्लियर है, आगे देखो। 50 कौन सा था, 54, 52। रिएक्शन आता है बेटा इसका, रिएक्शन बोल देता हूँ फिर तुम कर पाओगे। लिखो KClO3, KClO3 on decomposition gives KCl and O2, KCl and oxygen। ये हीट करने से ऐसे डिकम्पोज होता है, इसे कहते हैं पोटाशियम क्लोरेट। पोटाशियम क्लोरेट नेम लिख लो इसका, पोटाशियम क्लोरेट। ये हीट करने से डिकम्पोज हो जाता है जल्दी। मैस्टिक में भी थोड़ा सा ये मिलाया जाता है, जो मैस्टिक होता है उसमें P4S3 रहता है, जो उसके ऊपर जो ब्राउन सा कलर लगा होता है, ये हाईली कंबस्टिबल, और उसमें थोड़ा सा मिक्स किया जाता है KClO3। दिस इज सोर्स ऑफ ऑक्सीजन, बर्निंग के लिए ऑक्सीजन ना कम रह जाए, ये मेन बर्निंग में हेल्प करता है। फास्फोरस हाईली कंबस्टिबल है, फास्फोरस हाईली कंबस्टिबल होता है। व्हाइट और येलो फास्फोरस कहते हैं इसे, इसे पानी के अंदर स्टोर करके रखते हैं, क्योंकि इसका इग्निशन टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से भी कम है। जैसे एयर के कॉन्टेक्ट में आता है इट कैचेस फायर, फास्फोरस व्हाइट वाला। ठीक है, तो ये सारा हम पी ब्लॉक में +2 में पढ़ेंगे, आगे आएगा हमें। तो वहां पे KClO3 यूज होता है, सोर्स ऑफ ऑक्सीजन के लिए जनरली यूज करते हैं। हीट थोड़ा सा करने से जल्दी डिकम्पोज रहता है, ऑक्सीजन बाहर दे। आपको इसे बैलेंस करना और क्वेश्चन कर लेना है, ट्राई करके देखो होगा कि नहीं। नेम भी याद कर लो बेटा, पोटाशियम क्लोरेट। आंसर सही आ रहा है बेटा इसका? चेक करो, ये हो जाएगा फिर। 50 मैंने आपको लिखवा दिया, सिल्वर कार्बोनेट कैसे डिकम्पोज होते हैं। जनरली तो कार्बोनेट ऑक्साइड एंड CO2 बनाते हैं, लेकिन सिल्वर का सिल्वर बन जाएगा, क्योंकि सिल्वर ऑक्साइड मरकरी ऑक्साइड स्टेबल नहीं होती। ठीक है, तो ऐसे। ठीक है, आगे बताओ। 60 तक कोई? 54। हमारे पास मिक्सचर है, दो है कैल्शियम क्लोराइड प्लस क्या है, सोडियम क्लोराइड, 10 ग्राम है। ठीक है, इसे हम हीट करते हैं सोडियम कार्बोनेट से, ताकि सारे का सारा कैल्शियम प्रेसिपिटेट हो जाए कैल्शियम कार्बोनेट में, ये प्रेसिड बन के नीचे बैठ गए। ठीक है, ये कैल्शियम कार्बोनेट आगे डीकम्पोज होके क्या बना लेता है, कैल्शियम ऑक्साइड। आपको कैल्शियम पे ध्यान देना है,
एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो बेटा जितने कैल्शियम के मोल थे उतने ही यहाँ पहुंचे होंगे, उतने ही आगे यहाँ पहुंचे होंगे। इट मीन ये वाले मोल अगर आपको पता चल जाए कैल्शियम के कितने हैं, वो सेम ही है जितने इसमें। ठीक है, इसे कहते हैं लॉ ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। लॉ ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। कई बार आपको रिएक्शन नहीं लिखनी आएगी कैसे कैसे नहीं, तब भी आप ये यूज कर लो। बनेगा क्या पता नहीं, लेकिन ये तो पता है ये एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जितने बन गए इट मींस उतने प्रेजेंट थे। तो आपको यहां से कैल्शियम के मोल निकालने हैं, कितने हैं उतने ही इसमें हैं, परसेंटेज कंपोजिशन पता चल जाएगी। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन था ये? 54। दोबारा से रीड कर रहे हैं। कैल्शियम ऑक्साइड कितना बना है? 1.62 ग्राम। तो इसके मोल्स कितने बन गए बेटा? 1.62 डिवाइड कैल्शियम का वेट 40, ऑक्साइड है लेकिन ऑक्साइड का वेट कितना आ गया? 56। ये मोल्स आ गए कैल्शियम ऑक्साइड के। ठीक है, इट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। तो आपको मोल्स ऑफ कैल्शियम क्लोराइड पता चल गए, कैल्शियम क्लोराइड के मोल पता चल गए, क्योंकि एक से एक ही बनेगा तो वेट पता चल जाएगा। वेट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड इज 1.62 डिवाइड 56 इंटू 111 आ जाएगा, आई थिंक चेक करना। 56 इंटू 212 होता है, अप्रॉक्स ले लो। इतना वेट आ गया, इतना वेट है 10 ग्राम में से इतना है, परसेंटेज कितनी होएगी? 1.62 इंटू 2 3.24, 10 में से है 32% हो गया। फिर चेक करना 32% आ गया। 10 में से इतना है, 10 ग्राम था ना ये, 10 ग्राम में से इसका मैंने वेट निकाल दिया। कैसे निकाला फिर से समझ लो, सिंपल कॉन्सेप्ट है बहुत। एक कैल्शियम बैलेंस करेगा तो एक कैल्शियम ही जाएगा। इसके कितने मोल है पता चल गए, जितने इसके मोल है उतने ही मोल इसके होंगे। इसके मोल पता चल गए, इसका वेट पता चल गया। इसका वेट पता चल गया, 10 ग्राम में से इतना वेट है, 100 में से कितना होगा, परसेंटेज आ गई। ठीक है, बाकी कैलकुलेशन है। तो पहले इसके मोल बना लिए 1.62 ग्राम के डिवाइड 56 मोल्स। जितने इसके मोल हैं उतने कैल्शियम क्लोराइड के हैं। कैल्शियम क्लोराइड का वेट बना लिया इंटू 111। ये वेट 10 ग्राम में से है, ये 3 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 3.2। अगर ये 10 में से है तो परसेंटेज होगा 3.2 डिवाइड 10 इंटू 100। 100 में से कितना होगा? 32%। कर लोगे? आगे देखो 60 तक चेक करो कोई। सिक्सटी करें, 60 कर रहे हैं। एयर का मोलर मास कितना आ गया बेटा? फिर तो फिर आपको एक एवरेज मोलर मास का फॉर्मूला बताया था। मोल फ्रैक्शन अगर अलग अलग पता है, हम एवरेज मोलर मास कैसे लेते थे, चलो मैं आपको याद करवाता हूँ। हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी, PM इज इक्वल टू DRT, पढ़ा था। वहां एम कुछ मिक्सचर वाले भी सिखाए थे, भी एम कई बार दो गैसेस का मिक्सचर आ जाता है तो एम हमें एवरेज लेना पड़ता है। तो यहाँ एम एवरेज कैसे लेते हैं? एक का मोल फ्रैक्शन इसका मोलर वेट, दूसरे का मोल फ्रैक्शन उसका मोलर वेट। परसेंटेज में तो डिवाइड 100 कर देना, एक ही बात है ना। तो मोल फ्रैक्शन से लेते हैं, एक का मोल फ्रैक्शन x होता है, दूसरे का 1 - x होता है। तो बस यहाँ ये है, मोलर मास आपको निकालना है। तो 80% नाइट्रोजन है, मींस 0.8 मोल फ्रैक्शन हो गया नाइट्रोजन का। मोलर वेट हो गया 28। 28 क्या है? ऑक्सीजन। ये इसका एवरेज मोलर मास आ गया। मोलर मास आ गया तो वेपर डेंसिटी मोलर मास को कितने से डिवाइड करते हैं जनरली? जनरली वेपर डेंसिटी में भी आपको समझाई हुई है बात कि जब तक नहीं बोला जा रहा कुछ भी अंडरस्टूड है हाइड्रोजन। अदरवाइज नीचे ये 2 क्या है?
मोलर मास है बेटा हाइड्रोजन का। कल को जानबूझ के कह दे वेपर डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन है, तो फिर नीचे ऑक्सीजन का मोलर मास ले लेना 32। जिसके भी विद रिस्पेक्ट टू देगा उसका मोलर मास, नहीं देगा तो अंडरस्टूड अभी किसका है, हाइड्रोजन। ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू मीथेन, वेपर डेंसिटी ऑफ दिस गैस इज दिस। मीथेन, मीथेन का कितना है 16, तो डिवाइड बाय 16। ठीक है, हो जाएगा। ट्राई करो। 28 आ गया तो फिर 14 आ गया ना, चेक करना। ये क्वेश्चन मैंने आपको ऐसे भी करवाया था वहां स्टेट्स ऑफ मैटर में। ड्राई एयर और वेट एयर में से कौन सा हैवी है, ड्राई एयर। वहां भी। क्योंकि अगर इसमें वाटर डालेंगे तो वाटर का तो मोलर मास इससे भी कम है, इससे भी कम है, कुछ ना कुछ वाटर का 18 तो लॉस ही होगा। कुछ कितने भी परसेंट वाटर ले लो, 28 की जगह 18 लगते हैं तब भी कम होता है, इसकी जगह 18 तब भी कम रखते हैं। तो वेट वेयर हमें अभी लग रहा है भी हैवी है, लेकिन रियलिटी में नहीं। रियलिटी में ड्राई एयर इज हैवी, वेट एयर क्या है, हल्की। क्योंकि वाटर अगर रिप्लेस करेगा तो या तो ऑक्सीजन को रिप्लेस करेगा या नाइट्रोजन को। अगर ऑक्सीजन को रिप्लेस करता है तो 32 की जगह 18 आ गया, लॉस हो गया। नाइट्रोजन को रिप्लेस करता है तो 28 वाले निकल गए, आ कौन से गए 18 वाले। तो हमारे कंटेनर में तो वेट लॉस ही हो रहा है, किसी की जगह पे भी वाटर डाल। वहां भी हमने ऐसे किया था, अभी एवरेज निकाल के देख लो, हिंट लेके ऐसे कर सकते हो। आपके निकाल के दिखाना आ जाए सब्जेक्टिव, तो 10% मान लो वाटर है, 70% नाइट्रोजन, 20% ऑक्सीजन, 10% वाटर, उसका एवरेज निकालोगे 28 से कम आएगा। तुम प्रूव भी कर सकते हैं अभी कम। आगे चेक करो, आंसर गलत है। आंसर बताओ क्या आ रहा है। ऑप्शन। बी आ रहा है सबका। यस यस। इसका आंसर चेंज कर रहे हैं, 63 का बी। एक बार निकाल के चेक कर लें। 63 देखना ऐसे किया आपने, मोलैलिटी इज वेट बाय मोलर वेट इनटू 1000 बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, वेट इसका दिया है 18 डिवाइड 60 इंटू 1000 बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट निकाल लेते हैं। सोल्यूशन का वेट तो आ गया, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ये वेट आ गया सोल्यूशन का। इसमें से किसका वेट माइनस करना है 18, ये वेट किसका आ गया, सॉल्वेंट का आ गया। ये चेक करो बेटा, ऐसे निकाला था फिर तो तुम्हारा आंसर सही है। ये करके आंसर बी आ रहा है। ठीक है, 70 तक चेक करो। 65 रिएक्शन लिख के देखो, बैलेंस करो क्या बनेगा। दो एल्यूमिनियम है तो आपको ये रिएक्शन लिखनी आती है, इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट कहते हो, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो आप फॉर्मूला खुद बनाओ, एक का कैटाइन दूसरे का अनाइन जुड़ जाएंगे, एल्यूमिनियम का बॉन्ड बन जाएगा क्लोरीन से, आयनिक रिएक्शन है, बेरियम का बन जाएगा सल्फेट से, फिर हम बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, तो ट्राई करो जरा, लिख के देखो कैसे होगा। बेरियम क्या है, बेरियम है क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम है सल्फेट। बनेगा क्या बेटा, इतना याद रखना भी, केटाइन और अनाइन रिप्लेस करने हैं, तो बेरियम 2 पॉजिटिव है, सल्फेट 2 नेगेटिव है। फॉर्मूला बना लेंगे बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम कितना है 3 पॉजिटिव, इसके साथ लगेगा क्लोरीन, क्या फॉर्मूला बन जाएगा एल्यूमिनियम क्लोरीन। अब इसे आप फिर बैलेंस करोगे, तो ऐसी रिएक्शन सीख लो, ऐसे करनी है आप। आयनिक रिएक्शन ऐसे करनी है, पहले अपना फॉर्मूला बना लेना है, उसके बाद बेरियम 1 है, ठीक है, एल कितने हैं 2, तो ये 2 ले लो, सीएल कितने हो गए 6, तो ये 6 कर दो, बेरियम कितने हो गए 3, चेक करना बैलेंस हो रहा है, अपने बैलेंस होगा, है ना। तो कभी आयनिक रिएक्शन आ जाए तो बहुत सिंपल होती है, बस एक का कैटाइन दूसरे का अनाइन क्रॉस करके फॉर्मूला बना लो, बैलेंस कर दो। ठीक है, सिर्फ एयर की पॉजिटिव की कंसंट्रेशन पूछेगा जितनी डाली होगी।
वो तो बस वॉल्यूम ही ऐड हो रही है तो कंसंट्रेशन वहाँ सेम ही रहेगी। यस सर। तो सर पहले 0.4 मोलर है AL3। नहीं पर 20 ml डाइल्यूशन हो जाएगा ना बेटा। यस सर हाफ कर दूँ। हाँ हाफ कर देंगे। जैसे ये कितना है 0.2 मोलर है ये वाला, कितने ml है 20 ml। अब एल्यूमिनियम आयन पानी में एल्यूमिनियम आयन उतना ही रहेंगे, चाहे वो ये बने चाहे वो ये बने। अगर मैं एल्यूमिनियम आयन की मोलैरिटी निकालूं तो कोई बताओ इसमें 2 एल्यूमिनियम है, वैसे तो ये कह रहा है 0.2 मोलर है, डबल हो जाता है आयन की मोलैरिटी, 0.4 मोलर आ गया, कितने ml 20 ml। लेकिन जब आपने मिक्स किया ये वाला तो इसकी कंसंट्रेशन से मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एल्यूमिनियम के लिए ये वाला ऐड करना मींस पानी ऐड करना। एल्यूमिनियम की कंसंट्रेशन पे सिर्फ ये असर पड़ेगा, M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू M3V3, मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर लगेगा। मिक्सचर में M1V1 0.4 है, वॉल्यूम कितना है 20 है, M1V1 याद है फॉर्मूला, प्लस M2V2। M2 दूसरा जो आ रहा है कंपाउंड, उसमें क्या बेरियम वाले में एल्यूमिनियम है, तो फिर 0 ले लेते हैं, लेकिन वॉल्यूम तो लेंगे कितना 20 इज इक्वल टू टोटल M3 इंटू V3 कितना हो गया 20 प्लस 20। कर लोगे बेटा, तो चेक करके दो कितना आंसर आ रहा है, आ जाएगा सॉल्व। ये वाले क्वेश्चन मैं आपको फिर से याद करवाता हूँ कैसे करवाए थे, आपको पीएच वाले में करवाए थे। जानबूझ के मैं HCl सल्फ्यूरिक एसिड NaCl मिक्स करता था, याद है, हमें HN निकालने रहते थे। तो HN के लिए M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3, चाहे नमक डाल दिया NaCl, लेकिन उसे छोड़ना नहीं था क्योंकि वॉल्यूम का फर्क पड़ जाता ना, तो उसमें से मोलैरिटी 0 ले लेते थे, लेकिन वॉल्यूम V1 प्लस V2 प्लस V3 लेते थे। तो वही चीज है इसमें भी, कि दूसरा जो ऐड किया उसका फर्क तो आएगा, क्योंकि उसका वॉल्यूम तो आ ही गया, पानी तो ऐड हो ही गया, चाहे उसमें से मोलैरिटी एल्यूमिनियम की नहीं आ रही 0 है, लेकिन वॉल्यूम जरूर आ रहा है, तो लेना यही है M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू M3V3। कर लोगे, नोट कर लो बेटा इससे भी। आगे बताओ 70 तक। एट्टी तक कोई, 70, 77 पढ़ो। किसने किया बेटा ये, हाँ लिखवाओ। C10H6 प्लस O2 का वो आ रहा है O2 प्लस x/2 अपॉन 3 कोएफिशिएंट ऑक्सीजन। इसमें जो X दिया हुआ है ये किसके मोल दे रखे हैं, 2.5, हाँ ये 10 है तो ये 10 लग जाएंगे, ये X है तो x/2 आ जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा 20 और प्लस x/2, 20 प्लस x/2 हाफ, क्योंकि वो 2 है ना, तो हाफ करेंगे इंटू 2, इतना आ जाएगा। ये आपको इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब बताओ Set the moles of C10H6 upon mole of oxygen equal to 20 upon oxygen का कोएफिशिएंट। ये दिए हुए हैं कितने 32.5 है, इसका कितना दे रखा है 1, 2.5 मोल्स है, 2.5 मोल्स के लिए कितने लगते हैं इतने, तो बार x निकाल लो, रेशो ले लो बेटा, इस 2/2.5 डिवाइड दिस आ रही है, हमारी रेशो कितनी है 1/2 आ रही है ना। तो हमारा जो रेशो है नंबर ऑफ मोल्स C10H6 डिवाइड O2 इज इक्वल टू 2.5 डिवाइड 32.5, ये मोल हमारे कितने हैं यहाँ पे 1 और O2 के ये वाले हैं, तो इससे x निकाल लो, इसकी जगह भरो 1, इसकी जगह कितना भरेंगे हाफ 20 प्लस x पर, सॉल्व कर लो हो जाएगा, चेक करो फिर से, जैसे आपको पहले बताया, अभी आएगा तो स्टोइकियोमेट्री से ही आएगा, अननोन अपने आप निकल गया, हम करते गए क्वेश्चन सॉल्व, अननोन अपने आप निकल गया। और कोई 80 तक है,
80 तक है कोई और नहीं है? 70 पढ़ो, 70 के बाद वाले कुछ क्वेश्चन थोड़े से मुझे लग रहे हैं डिफिकल्ट हो सकते हैं आपके लिए, यहाँ कर रहे हैं हम क्लास में। क्वेश्चन नंबर 70 सेकंड एक्सरसाइज का, सेकंड एक्सरसाइज का 70 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। ये कर दूं बेटा क्लीन? क्वेश्चन नंबर 70 एक बार पढ़ लो, क्या कह रहा है? रिएक्शन है C6H5CS3, टॉलुइन होता है हमें पता है ये, प्लस KMnO4। 70 क्वेश्चन एक्सरसाइज 2 का गिव्स। ये वाला क्वेश्चन, हमें ये 11.5 ग्राम चाहिए, इसके लिए टॉलिन मेरे ख्याल में निकालना है ना, लेकिन यील्ड 71% है। 71% यील्ड का मतलब वेस्टेज भी जा रही है, तो फिर टॉलिन हम 100/71 कर देंगे बस, है ना। तो टॉलिन जो लेना पड़ेगा हमें ज्यादा लेना पड़ेगा, क्योंकि यील्ड कितनी है इसकी, यील्ड 71%, इसका मतलब रेक्टेंट हमारे वेस्ट जाएंगे। तो जितना भी रेक्टेंट आपका एक्चुअल में रिक्वायर्ड होएगा, एक्चुअल रिक्वायरमेंट इज इक्वल टू प्रैक्टिकल, जितनी भी रिक्वायरमेंट है इनटू क्या कर देते हैं, उल्टा 100/71 कर देते हैं, याद है ये। अगर कोई यील्ड कम रहती है तो जितना हमें रिक्वायरमेंट है थ्रेटिकली, हम मानते हैं उसमें वेस्ट भी तो करना है, वेस्ट करना तो 100 बाई यील्ड कर देते हैं बस। चेक करो, अब आपको इनमें और इनमें रिलेशन लगा लेना है, बैलेंस कर लो, अगर नहीं है तो बैलेंस कर लो। इनमें और इनमें रिलेशन लगा के इसका वेट निकाल देना है एक्स, वो यहां भर देना है इंटू 100/71, आपका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ने में बड़ा डिफिकल्ट लग रहा है ना, लेकिन समझोगे तो बहुत इजी है। वही क्वेश्चन ऐसे आता था, कैल्शियम कार्बोनेट इतने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए कितना लगेगा अगर यील्ड 50% है, तो वो बहुत इजी लगता था, अभी कार्बन इतना बना गया, 50% यील्ड का मतलब 100/50 कर देते थे, बस उसको कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए फॉर्मूले लिख दिए और कुछ नहीं। टॉलिन ले लिया, केमनोफोर, ठीक है, ट्राई करो। बैलेंस ही आई थी ना, बैलेंस है तो फिर यहाँ पे निकाल लेते हैं बेटा, ये और ये इनका रेशो नंबरोमोल का, नंबरोमोल टॉलुइन डिवाइड नंबरोमोल, ये पोटाशियम सॉल्ट है, इज इक्वल टू 1:1 है, नंबरोमोल वेट ऑफ टॉलिन डिवाइड मोलर मास इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्ट डिवाइड मोलर मास। वेट ऑफ टॉलिन निकालना है हमें, मोलर मास टॉलिन का निकालो इसका 92, 92। वेट ऑफ सॉल्ट दिया हुआ है 11.5, इसका मोलर मास निकाल दो 76, 160, 160। तो ये निकाल लेते हैं, वेट ऑफ टॉलुइन डिवाइड 92 इज इक्वल टू 11.5 डिवाइड 160। टॉलुइन देख लो कितना का आ रहा है, इसको 100/71 कर देना।
बैलेंस करो फिर, नहीं है तो O4, O4 ही लिखा ना 70, क्वेश्चन 70 पढ़ो। हाँ मेरे ख्याल इसका और इसका तो 1-1 ही रहेगा, क्योंकि लॉ ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन है। टॉलिन में देख लो 7 कार्बन है, इसमें भी कितने हैं, 7 कार्बन, और कहीं कार्बन गया नहीं है ना, तो जरूरत भी नहीं है। LOAC, लॉ ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, टॉलिन का एसिड बन गया, बस कार्बन उतना ही रहे, 1 मोल से 1 ही मोल बनेगा, ठीक है, तो सेम ही आएगा रेशो, चेक करके देख लेना। करो इसका इंटू 100/71 भी करो, कोई कैलकुलेटर से कर दो। सही आ रहा है आंसर, आंसर बी आ रहा है अभी इसका, हो जाएगा। आगे वाला पढ़ो, तो 70 के बाद वाले यही कर लेंगे घर से, आप इससे पहले पहले कर लाना, ठीक है। 69 एक्सरसाइज 2। 72 पढ़ो, ऐसे 72 पढ़ रहे हैं, 71 एक बार छोड़ दो, 72 पढ़ के देखो। ये भी क्वेश्चन ऑर्गेनिक के मॉलिक्यूल लेके बनाने की कोशिश की है। सैलिसाइलिक एसिड क्या है, हमें रिएक्शन लिख दी, हमें फर्क नहीं पड़ता क्या था क्या नहीं, है ना। रिएक्शन देख लो, इसे पढ़ के देखो। परसेंटेज यील्ड कितनी है, एस्पिरिन 2.1 ग्राम बना है। पहले लिखे C7H6O3, चेक करो क्या वो इसे सैलिसाइलिक एसिड कह रहे हैं। किसी को फॉर्मूला याद है सैलिसाइलिक एसिड का, फिनोल, फिनोल के साथ COH लगे आते हैं, इसे कहते हैं सैलिसाइलिक एसिड, ठीक है। प्लस C4H6O3, इसका नाम क्या ले रहा है वो, एसिटिक एनहाइड्राइड कह रहा है, एसिटिक एनहाइड्राइड कह रहा है। ये रिएक्ट कर रहे हैं, C9H8O4 बन रहा है, C2H4O2 बन रहा है। इसे एस्पिरिन कह रहा है, आई थिंक इसे एस्पिरिन कहा जा रहा है। चेक करो, रिएक्शन बैलेंस्ड है, क्योंकि 7 और 4 11 इधर है, 9 और 2 11 इधर है, रिएक्शन बैलेंस्ड है। अब करके देखो, सैलिसाइलिक एसिड दे रहा है 2 ग्राम, कितने से रिएक्ट कर रहे हैं, 4 ग्राम से। एस्पिरिन कितना बन रहा है, 2.1 ग्राम। परसेंटेज यील्ड निकालनी है। पहले तो बताओ, अगर 2 रिएक्शन देता है दोनों, तो ये कौन सा टॉपिक पढ़ा हमने इसके लिए, लिमिटिंग रेजन। तो पहले तो मैं ये चेक करना पड़ेगा कि ये या ये कौन से कम हैं जिससे लिमिटिंग रीजन लें। तो लिमिटिंग रीजन के लिए आप दोनों से एस्पिरिन बना दो, जिससे कम बनती है वो क्या होगा, लिमिटिंग रीजन, है ना। तो हम कहते हैं 2 ग्राम, पहले एस्पिरिन को लिमिटिंग रीजन लेके सैलिसाइलिक एसिड से देखते हैं। 2 ग्राम सैलिसाइलिक एसिड विल गिव डैश ग्राम एस्पिरिन। कोई बताओ मुझे कैसे करोगे। 1:1 है, नंबर ऑफ मोल सैलिसाइलिक एसिड इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल किसके हैं, एस्पिरिन, 1:1 है। वेट बाय इसका मोलर वेट निकाल लो, वेट बाय इसका मोलर वेट निकाल लो, फॉर्मूला वैल्यू भरो, आंसर निकालो। सैलिसाइलिक एसिड को मैं S लिख देता हूं, इसे मैं A लिख देता हूं। सैलिसाइलिक एसिड 2 ग्राम है, यहां से मोलर वेट निकालो बेटा इसका, 12 × 7 + 6 + 3 × 16,
करो सॉल्व, कितना आ रहा है? 140 138 इज इक्वल टू, इसका वेट दिया हुआ एस्पिरिन निकालना है, एस्पिरिन का कितना बनेगा, डिवाइड मोलर वेट कितना है 180, पहले तो ये निकाल लो, फिर 2 ग्राम एसिटिक एनहाइड्राइड से टेस्ट कर लेते हैं। सेकंड पार्ट, चेक करो भी, हम मान के चल रहे हैं भी ऐसा क्वेश्चन है भी कितने ग्राम एस्पिरिन बनेगी, कितने ग्राम एस्पिरिन बनेगी, ए से भी निकाल देंगे बी से भी निकाल देंगे, दोनों में से जो कम आंसर होगा हम कहेंगे भी ये बनेगी, ठीक है। तो इससे तो एस्पिरिन मेरी आ रही है 2.6 ग्राम आ रही है। ऐसे सेकंड केस कर रहे हैं, 4 ग्राम एसिडिक एनहाइड्राइड से कितनी बनेगी, तो फिर से रेशो जो है एस्पिरिन की और एसिडिक एनहाइड्राइड की सेम है, 1:1, वेट एसिडिक एनहाइड्राइड का डिवाइड मोलर वेट इज इक्वल टू वेट एस्पिरिन का डिवाइड इसका मोलर वेट हमने 180 निकाला है, ये वेट है 4 ग्राम, ये इसका मोलर वेट निकाल लो बेटा 102, इससे ये निकाल दो वेट कितना आ रहा है, वेट एस्पिरिन इज इक्वल टू 180 इंटू 4/102, कैलकुलेटर से कर दो कितना आ रहा है 7 पॉइंट, तो फिर ये तो काट दें, ये वाला सही है, लिमिटिंग रिजल्ट आ गया, यहां तक चेक करो पहले, ये लिमिटिंग रीजन का क्वेश्चन बन गया, ठीक है। अब ये हमारी एक्सपेक्टेड यील्ड है 2.6, अगर ये सही 100% होता तो हमारा मैक्सिमम एस्पिरिन कितना बनता 2.6, लेकिन पढ़ो बना कितना है 2.1, तो परसेंट यील्ड कितनी क्या है, बना 2.1 है, एक्सपेक्टेड कितना था 2.6 इंटू 100, है ना, ठीक है। हम कितना सोच रहे हैं 2.6, बना कितना है 2.1, इट मींस पूरी तरह 100% यील्ड नहीं आ रही, कितने परसेंट आ रही है, तो परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू एक्चुअल अपॉन एक्सपेक्टेड इनटू 100, बनी है 2.1 लेकिन हम सोच रहे हैं 2.6 इंटू, सॉल्व कर आ जाएगा सही। तो आगे कल कर लें, आप पहले 69 तक कराना बेटा घर से, ठीक है, ये वाले ट्राई कर लेना, अगर हो गए तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे केमिकल इक्विलिब्रियम का टेस्ट कब है आपका, परसों है, कितने कर लोगे इसमें, पहले केमिकल की तैयारी करनी है, फिर ये रह ही जाएगा बीच में, फिर आयनिक की तैयारी करनी पड़ेगी, आगे वाला और भी मुश्किल है, आयनिक है, आयनिक ट्यूसडे को है, बताओ कितने, इसमें कर ही लो, थोड़े बहुत तो करना। अच्छा आज जाके अभी आप क्या करने वाले हो, ये वाला था केमिकल का, शाम को केमिकल का डाउट रख लिया, शाम तक कर लोगे, एक काम कर लो ना, 5 बजे तक टारगेट ले लो, या तो ये खत्म कर लो 5 बजे तक, उसके बाद केमिकल पे लग जाओ, ये खत्म कर लो आज शाम तक, जितने होते हैं 50-60 एक बार ये खत्म कर लो, 5 बजे क्लास लेते हैं, 6 बजे ले लेते हैं, 6 से 7 क्लास होएगी, ठीक है, वो जितने हो जाएंगे आज करेंगे, इसके बाद केमिकल पे लगता है।